नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आंध्र प्रदेश पीसीएस के 2021 के एफएसओ के पेपर की चर्चा कर रहे हैं। इस पेपर में 150 प्रश्न थे, जैसा कि कई बार बताया गया है। इन 150 प्रश्नों में से 100 प्रश्नों की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आने वाली 2 क्लासेस में, मतलब आज की क्लास में और इसके बाद जो एक और क्लास आएगी, इन क्लासेस में हम 25-25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस प्रकार से 150 प्रश्नों का ये पेपर हमारा बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, चालू करते हैं हम हमारी आज की इस क्लास को। जैसा कि मैंने बताया, ये पेपर ऑलरेडी वेबसाइट में उनकी हमारे टेलीग्राम में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही 7000 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। चलिए हमारा आज का डिस्कशन चालू करते हैं बिना किसी अधिक देरी के। ठीक है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पेपर का है ना, आंध्र प्रदेश के इस पेपर का 101वां क्वेश्चन है, लेकिन आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, वह है कि ऑल फूड हैंडलर्स है ना, वर्किंग इन द फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुड हैव अ कंप्लीट मेडिकल चेकअप बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, कि फूड सेक्टर में, फूड यूनिट में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो सभी लोग जो किसी न किसी तरीके से क्या है, खाद्य पदार्थ के पहुंच में हैं, वो टच कर रहे हैं उसको। ठीक है, उन सब का मेडिकल जांच होना चाहिए। और ये मेडिकल जांच कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, आरएमपी करेगा। ठीक है, लेकिन यह कब करेगा? वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, एवरी 3 मंथ्स, है ना, या फिर कि एट द टाइम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ओनली, है ना, कि जब नौकरी लग रही है तब करवा लो, ये साल में एक बार करवाओ, साल में 2 बार करवाओ, हर तीसरे माह में करवाओ। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज वंस इन अ ईयर। ठीक है, ये कहाँ मेंशन्ड है? तो ये भी एफएसएसआई के द्वारा जो रेगुलेशन जारी किया गया है, किसके संबंध में रेगुलेशन? हाइजीन के संबंध में जो रेगुलेशन जारी किया गया है, उसमें मेंशन है। क्या मेंशन किया गया? हेल्थ स्टेटस के संबंध में, कि फूड हैंडलर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट शेल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है। ठीक है, बस यहाँ पे आगे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एनुअली, एनुअली का मतलब ही क्या होता है? वंस इन अ ईयर, है ना, एनुअली का मतलब ही क्या होता है? वंस इन अ ईयर। ठीक है, तो देखो, रेगुलेशन से इवन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन भी सेम टू सेम क्या कर दी गई है, चाप दी गई है। बस यहाँ भाषा बदल गई, इसको एनएलयू को क्या लिख दिया गया? वन साइन ईयर। बात तो सेम ही होती है। ठीक है, खैर अगला आता है, द HACCP प्लान हैज अ 5 स्टेप्स एंड 7 प्रिंसिपल्स। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यहीं इसी PYQ डिस्कशन की क्लासेस में पहले, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेप ऑफ HACCP प्लान, है ना। कि इन्होंने हमको एक बात बताई, क्या बात बताई? कि HACCP जो प्लान होता है उसमें 5 चरण होते हैं और 7 सिद्धांत होते हैं, है ना। अब ये हमसे कह रहा है कि इन 5 चरणों में से, 7 सिद्धांत वाली बात का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब हमसे कह रहा है कि इन 5 चरणों में से चौथा चरण कौन सा होता है। ठीक है, जैसे चौथा चरण है ऑन साइट वेरिफिकेशन ऑफ द फ्लो डायग्राम। क्या लिखा हुआ है? ऑन साइट वेरिफिकेशन ऑफ द फ्लो डायग्राम। अब ऑन साइट वेरिफिकेशन ऑफ द फ्लो डायग्राम की यदि हम बात करें तो कहाँ दिया हुआ? हमको डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इन 5 चरणों की यदि बात करें तो इन चरणों में सबसे पहला चरण आता है, पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, असेंबली, है ना। दूसरा आता है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। पहले क्या करना है? HACCP टीम असेंबल करना है। देन क्या करना है? हमको उसको प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग मेथड, पैकेजिंग, सेल्फ लाइफ, इंग्रेडिएंट, है ना, एवरीथिंग यू विल एक्सप्लेन टू द HACCP टीम, है ना। इसके बाद थर्ड स्टेप आती है आइडेंटिटी। तो पहली क्या किया? असेंबली किया। दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया या डिस्क्राइबिंग किया। तीसरा क्या आता है? आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई इंटरनेट यूज, की आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या उपयोग हो सकता है ना, आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या उपयोग हो सकता है, आप वो बताएंगे। इसके बाद जो हमारा आंसर था वो क्या था? ऑन साइट वेरिफिकेशन करवाएंगे आप। ठीक है, विद द फ्लो डायग्राम। ठीक है, ऑन साइट वेरिफिकेशन ऑफ द फ्लो डायग्राम होगा। और आखिरी चरण आता है वो है कंस्ट्रक्ट द फ्लो डायग्राम। अब जो भी फ्लो डायग्राम का आपने ऑन साइट वेरिफिकेशन करवा है, उसी को क्या करेंगे आप फुल्ली कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, और ऊपर के जो 4 स्टेप थे उनके साथ क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला चरण क्या हो गया आपका? असेंबल द टीम। दूसरा चरण क्या हो उसमें जो आपका हो जाता है वो क्या करना? एक्सप्लेनेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, है ना। तीसरा आ जाता है आइडेंटिफाई द इंटेंडेड यूज, क्या उपयोग हो सकता है उसका। चौथा आ जाता है कि ऑन साइट वेरिफिकेशन करवाएंगे ऑफ द फ्लो डायग्राम। चौथा, पांचवा स्टेप आता है फ्लो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये 5 चरण हो गए।
क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसके 7 सिद्धांत होते हैं, वो 7 सिद्धांत भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। वो 7 सिद्धांत भी यहाँ पे मेंशन्ड है। क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है, पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट दी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ HSCCP, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन एक HSCP का 7 सिद्धांतों में से नहीं है। तो पता होना चाहिए कि 7 सिद्धांत हैं क्या क्या, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। एक बार जरूर आप गो थ्रू करिए और उनको किसी ट्रिक के माध्यम से याद जरूर रखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, द प्री रिक्विजिट प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटिंग द HSCP इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना, कि HSCP को लागू करने के लिए कुछ न्यूनतम पूर्व आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन उन न्यूनतम पूर्व आवश्यकताओं में से निम्नलिखित में से कोई एक आवश्यकता शामिल नहीं है। पहला है सैनिटेशन स्टैंडर्ड एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, दूसरा है गुड हाइजीन प्रैक्टिस, तीसरा है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, चौथा है रिस्क असेसमेंट, ठीक है। जब आप HSCP के प्री रिक्विजिट पढ़ोगे, है ना, मैं अभी भी आपको दिखा दूंगा यहीं पे डिस्कशन में, है ना, कि जब आप HSCP की प्री रिक्विजिट पढ़ोगे, पूर्व आवश्यकताओं के बारे में जानोगे, तो वहां पर कहीं पर भी रिस्क असेसमेंट की, जोखिम मूल्यांकन की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी जोखिम मूल्यांकन की चर्चा नहीं की गई। किसकी चर्चा की गई है प्री रिक्विजिट में, है ना, PRP कहते हैं उसको। ये PRP शब्द आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों को मेंशन किया गया, तो पहला गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात की गई है, गुड हाइजीन प्रैक्टिस की बात की गई, ये दोनों तो आपके ऑप्शन में थे, ठीक है। इसके अलावा सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये भी आपके ऑप्शन में था, SSOPs, है ना, तो ये इसकी भी वहां पे बात की गई है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन है, पेस्ट कंट्रोल है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर एंड आइस क्वालिटी मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ है, एलर्जन मैनेजमेंट है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन है ना। इसके अलावा सप्लायर कंट्रोल, रॉ मटेरियल कंट्रोल, ट्रेसेबिलिटी एंड रिकॉल प्रोसीजर्स, ऐसी ढेर सारी बातों की चर्चा की गई है। बट कहीं पर भी क्या तुमको रिस्क मैनेजमेंट मिला? नहीं, पहले से पूर्व जोखिम मूल्यांकन करके नहीं रखा जाता है, ठीक है। अगला आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेट फिश। नेट फिश के बारे में क्या गलत है? पहला कि नेटवर्क ऑफ फिश क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहीं से बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नेट फिश, है ना, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेट फिश, पहला क्वेश्चन। लेकिन इस लाइन में आगे बात लिखी हुई है, नेट फिश इज द एक्सटेंशन आर्म ऑफ द एपीडा, है ना, देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा कि इट ऑर्गेनाइजेस वेरियस ग्रास रूट लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर अ फिशर फोक्स, बिल्कुल सही बात है कि ये क्या करता है, जो फिशरमैन रहते हैं, फिशिंग करने वाले लोग रहते हैं, मछुआरे रहते हैं, उनके लिए क्या करता है, क्षमता निर्माण के कार्यक्रम आयोजित करता है। तीसरा, इट हैज डेवलप्ड वेरियस एक्सटेंशन टूल्स टू यूज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी बात, जब ट्रेनिंग करवाओगे तो कुछ ट्रेनिंग मैकेनिज्म डेवलप करोगे। आखिरी में है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेट फिश टू एम्पावर द फिशरीज सेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, फिशरीज सेक्टर के लिए तुम काम कर रहे हो तो उसको एम्पावर करोगे। तो गलत क्या है? तो पहला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा हुआ था कि यह अपीडा के द्वारा स्थापित किया गया, नहीं, इसको अपीडा ने स्थापित नहीं किया है, इसको मपीडा ने स्थापित किया। किसने स्थापित किया है? मपीडा ने स्थापित किया है, ठीक है। अपीडा के बारे में कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था पिछली क्लास का, सबसे आखिरी क्वेश्चन अपीडा का ही था, ठीक है। जाकर के उसको वापस एक बार देखो, अपीडा के बारे में पूरा वहां बता दिया गया था, ठीक है। अगला वापस है कि मपीडा के के द्वारा क्या स्थापित किया गया है, नेट फिश स्थापित किया गया है। ये मपीडा क्या है? तो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मपीडा के द्वारा इसको कब स्थापित किया गया? 2006 में, ठीक है। कब स्थापित किया गया? 2006 में। कौन ने स्थापित किया? इसको स्थापित किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पे तुमको मरीन शब्द आया है तो तुम वहाँ फिशरीज मिनिस्ट्री वगैरह सब मत जोड़ने लग जाना। तुमको यहाँ पे किससे मतलब रखना है? एक्सपोर्ट से मतलब रखना है, ठीक है। जैसे PSC ने 2000 शायद 22 में या 21 में क्वेश्चन पूछा था कि फॉरेन बिजनेस या फॉरेन एक्सपोर्ट, है ना, फॉरेन ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सपोर्ट, फॉरेन बिजनेस कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो वहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ था ना, एक ऑप्शन दिया था वही हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, विदेश मंत्रालय, या फिर हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। कई लोगों ने विदेश मंत्रालय लगा दिया। अरे उससे क्या मतलब? तुमको उसमें विदेश शब्द लिखा हुआ था, उसमें मूल शब्द क्या था? विदेश नहीं था, उसमें मूल शब्द क्या था? व्यापार था, है ना। उसमें जो एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग जो भी शब्द था फॉरेन फॉरेन के बाद, वो मूल शब्द था। तो हमको क्या करना? मूल शब्द पे ध्यान देना। यहाँ पे मूल शब्द क्या है? एक्सपोर्ट है, मरीन नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक्सपोर्ट है वो एक व्यापार का हिस्सा है, व्यापार का हिस्सा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करेगा उसको, एमपीडा के द्वारा। और 2006 में इसको स्थापित किया गया था। क्या इसका मूल उद्देश्य है? इनहांस फिश क्वालिटी, जो कि ऑलरेडी ऑप्शन में शामिल था,
सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा देना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, किसकी, फिशरमैन की और फिशर वुमेन की, जो मछुआरे हैं, मछुआरा पुरुष भी हो सकता है, मछुआरा स्त्री भी हो सकती है, ठीक है। तो उन दोनों क्या करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, समुद्र से मछलियां पकड़ सकें और देश की इकोनॉमी में योगदान दे सके। अगला 105वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एडवांटेज ऑफ क्लोरिनेशन। जो क्लोरिनेशन किया जाता है, किसमें क्लोरिनेशन करते हो, पानी में ही करते हो और तो कहीं करते नहीं हो, ठीक है। तो जो क्लोरिनेशन किया जाता है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ। पहला, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ जर्मिसाइडल इफेक्ट, क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस डाइजेस आयरन, मैग्नीज एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा है कि इट डिस्ट्रॉयज सम ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर प्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तीसरा कि इट कंट्रोल्स एल्गी एंड स्लाइम प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। चौथा हमारा इसी में आ जाता है, क्लोरिनेशन इज अ सब्स्टिट्यूट टू सैंड फिल्ट्रेशन। देखो, क्लोरिनेशन क्या है, एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, जल में क्या छिड़क रहे हैं, केमिकल छिड़क रहे हैं। क्यों, किस लिए केमिकल छिड़कोगे, ताकि क्या हो जाए, जितने भी पैथोजेंस हैं वो सब क्या हो जाएं, मर मुरा जाएं वहीं पर, है ना, वापस से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चौथे स्टेटमेंट की, क्लोरिनेशन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ सैंड फिल्ट्रेशन। समझो कि यहाँ से क्या हो रहा है, एक तालाब है और झील है, समझ लो बड़ी झील है कोई सी, है ना, और वहां से क्या होना, शहर के लिए पानी सप्लाई होना है पीने के लिए, और ये साफ झील है बढ़िया। अब बाहर से तो साफ ही दिखती है, यहाँ से क्या किया गया, एक नाली बनाएगी जिससे क्या होगा, नहर बनाएगी जिससे क्या होगा, पानी आएगा, है ना। लेकिन क्या क्या किया गया यहाँ पे, जो ट्रेडिशनल फिल्ट्रेशन मेथड्स होते हैं वो अप्लाई किए गए। जैसे पहले क्या होता है, बड़े बड़े बोल्डर्स रखे जाएंगे, फिर छोटे छोटे रखे जाएंगे, फिर और महीन रखे जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे रेत डाली जाएगी। इसको हम दरअसल क्या बोलते हैं, सैंड फिल्ट्रेशन बोलते हैं। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है, हमने कहा कि क्लोरिनेशन क्या करेगा, पैथोजन को किल करेगा। ये किसी भी तरीके से कभी पैथोजन को किल नहीं करेगा। जब तू पैथोजन को किल नहीं करेगा तो तू अल्टरनेट कैसे हो गया भाई, ठीक है। जब तू पैथोजन को किल नहीं कर रहा है तो अल्टरनेट कैसे हो गया, ठीक है। तो ये अल्टरनेट ना हो करके क्या है, उसका एक क्या कहना चाहिए, सहयोगी है, उसका एक सहयोगी है। मतलब तुम पहले सैंड फिल्ट्रेशन करो, बाद में क्लोरिनेशन करवा दो, बात खत्म। दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे और पानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर बन जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या कर देना है, हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं क्लोरिनेशन कब किया जाता है सामान्यतः, ठीक है। तो जब बड़े स्तर पे क्या होता है, बड़े स्तर पे कुएं में, तालाब में, झील में, है ना, यहाँ पे क्या होता है, बड़े स्तर में जहाँ पानी भरा होता है वहां पे पानी क्या हो जाए, खराब हो जाए। सामान्यतः क्लोरिनेशन ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, है ना, आपके घर के जो कुएं रहते हैं उनमें जब बरसात में पानी भर जाता है ना, बरसात में पानी ज्यादा आता है तो उनमें रिस रिस के ढेर सारा भर जाता है, तो क्या किया जाता है, पानी खराब हो जाता है, तो फिर उसमें क्या किया जाता है, क्लोरीन पाउडर डाल दिया जाता है। क्या डालते हैं, क्लोरीन पाउडर डाल देते हैं। उस क्लोरीन पाउडर को डालने की वजह से क्या होता है, पैथोजेंस मर जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, पानी का ओडर भी चेंज हो जाता है, पानी का जो खुशबू रहता है वो भी बदल जाता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इसमें क्या बोलते हैं, ये जो क्लोरिनेशन में वो है मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है। तो ये क्या करता है, क्लोरिनेशन के तहत क्लोरीन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट कर देता है। कैसे इनएक्टिवेट करेगा, या तो उसको डैमेज, क्षति पहुंचाएगा, या फिर क्या कर देगा, उनकी सेल मेम्ब्रेन को वो कर देगा, क्षति पहुंचा देगा, ठीक है। इससे रेस्पायरेशन बंद होगा, डीएनए एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, रुक जाएगी। अब इस क्लोरिनेशन की प्रक्रिया में क्लोरीन का यूज नहीं करते हैं, क्लोरीन के सॉल्ट का यूज करते हैं। तो क्या होता है, या तो हाइपोक्लोरस एसिड का यूज करेंगे या हाइपोक्लोराइट आयंस का यूज करते हैं, है ना। दीज आर द मेन डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स। कौन सा, हाइपोक्लोरस एसिड या फिर हाइपोक्लोराइट आयंस, ठीक है। क्लोरीन तो आप प्योर फॉर्म में यूज ही नहीं कर पाओगे, तो उसका किसी न किसी सब्स्टिट्यूट में यूज करोगे। क्या सब्स्टिट्यूट है, हाइपोक्लोरस एसिड है या फिर हाइपोक्लोराइट आयंस का यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और पानी को स्वच्छ बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉमनली यूज जो रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा क्लोरीन गैस का यूज यहाँ पे वेल वगैरह के मामले में, पानी वगैरह के बड़े स्तर के मामले में क्लोरीन गैस का आप यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ म्यूनिसिपल सिस्टम में इसको यूज किया जाता है जहाँ पे गैस की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन बाकी जगह पे क्या यूज होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज होगा, सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यूज होगा, या फिर क्या होगा, क्लोरा अमाइंस यूज होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो फॉर्म यूज होता है ना, हमने कहा सॉल्टी फॉर्म यूज होगा, हमने क्या कहा, सॉल्ट फॉर्म यूज होगा। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, ठीक है। ये कैसे यूज होते हैं, सॉल्ट के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्लोरामाइंस हो गया जिसमें क्लोरीन और अमोनिया का यूज किया जा सकता है। ये क्या होगा, लॉन्गर लास्टिंग रहेगा, लेकिन वीकर डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो अगला आता है, यहाँ पे पूरा क्लोरिनेशन के बारे में दे दिया है। क्लोरीन कब डिस्कवर किया गया था, 1744 में डिस्कवर किया गया था, है ना, स्वीडन में डिस्कवर किया गया था। तो वो दो तीन बातें भी वहाँ पे क्या है,
लिख दी गई हैं। ठीक है, इसको मल्टीपल स्टेज में वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, रिक्लोरिनेशन है ना। प्री क्लोरिनेशन मतलब बिफोर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, पोस्ट क्लोरिनेशन मतलब आफ्टर फिल्ट्रेशन बट बिफोर यूजेस, और रिक्लोरिनेशन क्या होता है, बिफोर वाटर इंटर्स द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना। छोटी छोटी पाइपों में जाने के पहले भी उसको क्या किया जा सकता है, बड़ी वाली टंकी में क्लोरीन डाला जा सकता है। ठीक है, चलो, द मोस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट वे ऑफ डिसइंफेक्टिंग वेल वाटर ड्यूरिंग इपिडेमिक्स इज बाय एडिंग है ना, कि जब इपिडेमिक फैलता है तो उस समय कुओं के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड्स, और तीसरा आ जाता है इसी में हमारा आयोडीन है ना। निम्नलिखित में से व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, तो दो तीन शब्द यहाँ पे जोड़ दिए गए। पहला चीपेस्ट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और इपिडेमिक के टाइम यूज हो रहा हो। लिटरली इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम ये देखो सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaO Cl2 है ना। क्या होता है? CaOCl2 का Cl2 इसका फॉर्मूला होता है, जो कि एक चीपेस्ट और इजीली अवेलेबल क्या होता है, डिसइंफेक्ट होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आयत में यूज किया जाता है। ठीक है, कितना यूज करते हैं इसका जो वो है स्टैंडर्ड बनाया गया है वो कितना है? 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर फॉर 1000 लीटर ऑफ दी वाटर। अब जैसे कुएं में पानी जो होता है उसका अंदाजा नहीं होता है कितने लीटर होगा। ठीक है, तो समझो एक मोटा मोटा कहें 15 फीट की 12 फीट की क्या है कुआं है, जिसमें लगभग 8 फीट 4 फीट क्या है, मान लो 5 फीट पानी भरा हुआ है। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है, इसको लगभग मोटा मोटा तौर पे कहें तो 250 से 300 ग्राम क्या कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है, एक अंदाजा अंदाजा लगा करके। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ही होता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? 20 ग्राम क्या करते हैं, 1000 लीटर के लिए यूज किया जाता है। 30 से 60 मिनट में क्या करता है, अपना काम करता है। ठीक है, अगला, द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटमेंट ऑफ अ सीवेज इज, जो मल जल होता है उसके उपचार में सबसे पहला चरण क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इज है ना, डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट, दूसरा स्लज डाइजेशन, तीसरा है स्क्रीनिंग, चौथा है नन ऑफ द अबव गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इज स्क्रीनिंग। पहले क्या करना है तुमको? स्क्रीनिंग करनी, छटनी करनी। क्या करना है? छटनी करनी। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या किया जाता है? रिमूव लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक रैक्स एंड, भाई जो भी सीवेज आ रहा है उस सीवेज में बड़े बड़े वो हो सकते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, और बाकी पानी रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनको अलग करना पड़ेगा। तो हम एक क्या कर देंगे, फिल्ट्रेशन यूनिट लगा देंगे यहाँ पर। वो क्या कर देगी, बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स को रोक लेगी, पानी को आगे जाने देगी। ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं? कोई स्क्रीनिंग या बार स्क्रीन ट्रैप लगा करके, या फिर क्या लगा करके, ग्रिड चैम्बर लगा करके है ना। क्या लगा करके? ग्रिड चैम्बर लगा करके हम उसको कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो हम क्या करवाएंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें सेडिमेंटेशन होगा, रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन है ना। जब ये भी हो जाएगा तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब ये भी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? एडवांस ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट से, डिजॉल्व सॉलिड से, पैथोजन से है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं, डिसइंफेक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगला, द मेन पर्पज ऑफ अ प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट है ना। जो प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल किया जाता है उसका कई मल्टीपल उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित लिखे हुए में से कोई एक उद्देश्य फिट नहीं बैठता है। पहला, टू रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स टू डिप्लीटेड सॉइल एंड एनरिच इट। पहला, कि पोषक तत्वों को क्षीण मिट्टी में मिला लौटाना और उसे समृद्ध करना। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ था सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर के, कि आप क्या कर रहे थे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, और उसके अगले चरण में जाकर क्या कर रहे थे? आप एडवांस ट्रीटमेंट कर रहे थे, ताकि आप क्या कर सकें, हर प्रकार का जो भी उसमें चीज न्यूट्रिएंट वगैरह शामिल था सबको खत्म कर सकें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टी बात लिखी हुई, यहाँ पे उल्टी बात की, रिटर्न द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, डिप्लीटेड सॉइल। मतलब सीवेज के प्लांट में से, सीवेज के कचरे में से तुमने जो कुछ न्यूट्रिएंट निकाले हैं सीवेज में से, वो सब मृदा में वापस से डाल दिए जाएं, ये बात लिखी हुई है। दूसरा, टू प्रिवेंट दी स्प्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, भाई माइक्रोब रोकना था तभी तो हम कर रहे थे। तीसरा, टू प्रोटेक्ट द प्लांट एंड एनिमल्स इन अ वाटर बॉडीज एज एरोबिक माइक्रोब्स इन अनट्रीटेड सीवेज, यूज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। भाई यदि माइक्रोब्स कहाँ पे जाएंगे?
बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में जाएंगे और माइक्रोब्स किस प्रकार के एरोबिक हैं, तो वहां पे वो क्या होने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे। इससे एनिमल और प्लांट को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। तीसरा चौथा है कि टू प्रोटेक्ट अवर डिमिनिशिंग वाटर सप्लाई फ्रॉम स्मेलिंग ऑफेंसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, कि हाइड्रोजन सल्फाइड के बनने को रोकना, H2S के बनने को रोकना। H2S से कैसी गंध आती है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है H2S से। ठीक है, तो उसको क्या करना, रोकना। तो व्हाट इज द राइट आंसर, विच वन स्टेटमेंट इज एक्सेप्ट इनकरेक्ट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल। तो पहला स्टेटमेंट गलत है जो मैंने समझाया ऊपर, कि भाई इसको इस तरीके से समझो कि तुमने क्या किया, तुम्हारे घर से सीवेज निकाला, सरकार ने उसको कहीं एक जगह कलेक्ट किया और बाद में क्या कर दिया, किसानों को खेते में सप्लाई कर दिया। मतलब इसका मतलब यह है कि जो भी उसमें वो गया था, पॉइजनस कंटेंट गया था, वो सब तुम्हारी फसल में चला जाएगा, क्योंकि वो खेतों में गया ना, तो मिट्टी में गया, मिट्टी में गया तो अल्टीमेटली तुम तक ही आएगा ना, किसी किसी रूप में। यही तो नहीं करना था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, जो कि हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, एक्सेप्शन ही पूछा गया था। ठीक है, की पर्पज क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंप्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, रिसोर्स रिकवरी, है ना, ये कई सारे क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, पर्पज हो सकते हैं। ठीक है, अगला, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमपीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, कथन गलत है ना, आईएमपीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है इसमें हमारा, है ना, कि आईएमपीएस इज नॉट अ वन टाइम इवेंट बट एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, दूसरा है कि इट रिलाइज सोनली ऑन द केमिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट, इट हैज 7 स्टेप्स, द फर्स्ट बीइंग इंस्पेक्शन ऑफ द प्रमाइस, आखिरी में है कि वन पेस्ट इज आइडेंटिफाइड, अंडरस्टैंडिंग हाउ दे हैव इंटर्ड विल हेल्प सेलेक्ट बेस्ट मेथड इन कंट्रोलिंग देम। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि आईएमपीएस इज नॉट अ वन टाइम इवेंट बट एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है कि हर 3 महीने में, 4 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो अभी किए हो, 4 महीने बाद नए पेस्ट आ जाएंगे, नए कीटाणु आ जाएंगे, तो उनको कब मारोगे। ठीक है, तो क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस बनी रहेगी। दूसरा, इट रिलाइज सोनली ऑन द केमिकल कंट्रोल पेस्ट, नहीं भाई, फिजिकल मेथड भी हो सकता है, केमिकल मेथड भी हो सकता है, बायोलॉजिकल मेथड भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल नहीं होता। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। आईएमपीएस क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एक सस्टेनेबल इको फ्रेंडली अप्रोच है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वह हमारे फूड को किसी तरीके से हानि ना पहुंचाएं। इसमें केमिकल के अलावा बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल मेथड्स का भी, टूल्स का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसकी स्टेप्स होती हैं, जैसे हमने कहा कि इसमें पहली स्टेप क्या होती है, पेस्ट को आइडेंटिफाई करो। हर पेस्ट के लिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग प्रकार का होगा। ठीक है, हर पेस्ट को खत्म करने का तरीका भी अलग अलग प्रकार का होगा। मॉनिटरिंग करो, प्रिवेंशन करो, डिसीजन मेकिंग करो, क्या यूज करना है, देन कंट्रोल मेथड का यूज करो। बायोलॉजिकल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया यूज कर रहे हो, कल्चर हो सकता है जैसे क्रॉप रोटेशन कर रहे हो, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, है ना, मैकेनिकल फिजिकल कंट्रोल हो सकता है, लाइट ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स, है ना, केमिकल कंट्रोल हो सकता है, उसके लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ अ पेस्ट कंट्रोल वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग पेस्ट, है ना, पेस्ट कंट्रोल करने के मेथड्स में सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा हो सकता है। तो पेस्ट कंट्रोल की जो सबसे बेहतर मेथड माना गया, वो क्या माना गया है, यूज ऑफ 4D अप्रोच। कौन सा, यूज ऑफ 4D अप्रोच। ये यूज ऑफ 4D अप्रोच क्या है, तो 4 4D हैं इसमें। पहला, डिनाई एंट्री, पेस्ट को आने ही मत दो, जितना भरसक प्रयास हो सकता है प्रयास करो कि तुम्हारे प्रमाइस में, तुम्हारे प्रोडक्ट में, तुम्हारी चीजों में पेस्ट कहीं से भी आने ना पाए, तुम्हारे खेत में कहीं से भी पेस्ट आने ना पाए। यदि आया है ना, तो क्या करना है कि एलिमिनेट डिनाई शेल्टर, है ना, कि भाई यदि आ भी गया तो जहां पर रहेगा कहीं पर तो रहेगा, उस शेल्टर को क्या कर दो, खत्म कर दो, है ना। एलिमिनेट पेस्ट हाइडिंग और ब्रीडिंग प्लेसेस, जैसे उदाहरण के चलो मैं कहता हूँ, चूहा है, चूहा तुम्हारे खेत में ना आने पाए इसका प्रयास करो। तुमने पूरे प्रयास किए, बावजूद इसके भी चूहा आ गया, तो अब तुम ये प्रयास करो कि चूहा कहाँ रह रहा है, उस जगह को हम क्या कर दें, खत्म कर दें, ताकि वहां पे टिक ना पाए। ठीक है, चलो ये भी नहीं हुआ तो फिर क्या कर दो, डिनाई फूड, कि अब उसको ये प्रयास करो किसी प्रकार से कोई खाना न मिल पाए। खाना नहीं मिलेगा समय के साथ वो मर जाएगा, लेकिन मिल गया तो फिर बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मार दो। ठीक है, डिस्ट्रॉय पेट्स, यूज सेफ इफेक्टिव पेस्ट एलिमिनेशन मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, 4D अप्रोच कहते हैं। ये किसका पार्ट है, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम का, भी ऊपर पढ़ा है ना HACCP में,
अरे HACCP पढ़ाया था ना, उसी का क्या है एक पार्ट है, एंड GMP का क्या है पार्ट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, ठीक है। 11th क्वेश्चन, केमिकल रेजिंग एजेंट्स है ना यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स मेक द प्रोडक्ट लाइट एंड फ्लफी बाय, है ना। जो केमिकल रेजिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं, वह जो बेकरी सेक्टर में यूज किए जाते हैं, वह प्रोडक्ट को हल्का बनाते हैं और फ्लफी बनाते हैं, गुब्बारेदार बनाते हैं। यह क्या होते हैं या कैसे इस काम को करते हैं ना, इस काम को किस तरीके से करते हैं? पहला, स्टीम प्रोड्यूस करके। दूसरा, इनकॉर्पोरेटिंग एयर, है ना, एयर उसमें भर करके, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और चौथा है प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस एंड अल्कोहल। बेस्ट तरीका है, तुम छोले भटूरे खाए होगे कभी, जब जब भटूरा कढ़ाई से निकल रहा होता है तो अच्छा खासा वो फूला होता है, अच्छा ऊंचा होता है, किसकी वजह से होता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है ना। इसी की बात, क्वेश्चन दरअसल वही है जो मैंने भटूरा का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो उसमें क्या भरा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? वो कार्बन डाइऑक्साइड आया जब मैदा गूंथा जा रहा था बनाने के लिए, भटूरा बनाने के लिए, तब मैदे में क्या डाला गया था? बेकिंग सोडा डाला गया। क्या डाला गया? बेकिंग सोडा डाला गया। बेकिंग सोडा क्या करता है? CO2 रिलीज करता है, ठीक है। जो NaSCO3 रहता है, ठीक है, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा को। जो NaSCO3 रहता है, इसमें से CO2 क्या होता है? रिलीज होता है, जो गैसियस फॉर्म में रहता है, वो क्या कर देता है? प्रोडक्ट को लाइट वेट बना देता है, फ्लफी बना देता है। क्या बना देता है? फ्लफी बना देता है, हल्का बना देता है, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलते हैं? जो इस प्रकार के काम कर रहे होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? रेजिंग एजेंट बोलते हैं, जो CO2 प्रोड्यूस करके उसको हल्का और फ्लफी बनाते हैं। इसमें क्या यूज किया जाता है? एक बेकिंग सोडा यूज करते हैं, है ना, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, है ना, सेम बात ही है। इसके अलावा अमोनियम बाइकार्बोनेट का भी यूज किया जाता है ना, किसका? अमोनियम बाइकार्बोनेट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ यूज होते हैं? केक्स है, मफिन्स हैं, कुकीज हैं, बिस्किट हैं, स्पंज हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण भटूरा का दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्री वाइज, ठीक है। अगला आता है UHTS मिल्क पैकेजेस, है ना, जो पास्चुराइजेशन की जो 3 मेथड हमने पढ़ी हुई है ना, पास्चुराइजेशन की 3 मेथड जो पढ़ी हुई, उनमें एक मेथड है जिसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूज करते हैं ना। क्या लिखा हुआ है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, है ना, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम। जब टेम्परेचर को तुम क्या कर देते हो? अत्यधिक बढ़ा देते हो, 135 से 150 के बीच कर देते हो डिग्री सेल्सियस में, तो उसमें पास्चुराइजेशन कितनी देर के लिए करना होता है? मात्र 3 सेकंड के लिए, 3 से 4 सेकंड के लिए, ठीक है। अब वापस से आता है कि UHTS मिल्क पैकेजेस कैन स्टोर्ड इन अ ड्राई फूड स्टोर टिल द यूज बाय डेट, और यूज बाय डेट जैसा शब्द लिखा हो, है ना। दूसरा कि पैकेजेस शुड बी रेफ्रिजरेटेड टू एक्सटेंड देयर यूज बाय डेट। तीसरा कि वंस ओपन दे शुड बी यूज्ड अप विद इन 15 डेज। चौथा कि गेट अ लेयर ऑफ अ क्रीम ऑन द सरफेस इफ दे आर रेफ्रिजरेटेड, ठीक है। हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, गेट अ लेयर ऑफ अ क्रीम ऑन द सरफेस इफ दे रेफ्रिजरेटेड, नो, ठीक है। वंस ओपन दे शुड बी यूज्ड विद इन 15 डेज, नो, 3 डेज ऑलमोस्ट, है ना। मतलब इसका कोई फिक्स वो नहीं होता है कि कितने दिन, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर उसको यूज करना है। इसके अलावा पैकेजेस शुड बी रेफ्रिजरेटेड टू एक्सटेंड देयर यूज बाय डेट, नो, ठीक है। इसके अलावा कैन बी स्टोर्ड इन द ड्राई फूड स्टोर टिल द यूज बाय डेट, है ना। जो UHTS प्रोडक्ट रहते हैं सामान्यतः 6 से 7 महीने तक क्या किए जा सकते हैं? रखे जा सकते हैं, लेकिन कैसे? रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में, जिसमें मेंशन भी होगा कि यूज बाय दिस डेट, है ना, यूज बाय दिस डेट ये मेंशन होगा। लेकिन यदि तुमने प्रोडक्ट को आज ओपन कर दिया तो 2 से 3 दिन के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ओपन नहीं किया है तो 6 से 7 महीने तक रखा रहेगा। ये सामान्यतः तुमको कहाँ मिलेगा? अमूल का जो दूध आता है ना, यहाँ शहरों में, बड़े शहरों में अमूल का दूध कैसा आता है? छोटे छोटे पैकेट में आता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें UHT पास्चुराइजेशन नहीं किया गया है। हम बात कर रहे हैं जो 1 लीटर के क्या आती है, पैकिंग आती है, और वो 6-7 महीने तक का उसका क्या होता है? वारंटी होता है, ठीक है। हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला, ये यहाँ पे जैसे मैंने कहा 3 दिन रहता है, 3 से 5 दिन में आपको यूज करना होगा। वंस द प्रोडक्ट इज ओपनड यू हैव टू यूज दैट प्रोडक्ट इन विद इन 3 to 5 डेज, ठीक है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अगला, अ पैकेट ऑफ फ्रोजन सलामी फ्रोजन, है ना, सॉलिड विथ नो विजुअल आइस क्रिस्टल्स और अ फ्रोस्ट इन द पैकेट इंडिकेट्स दैट, ठोस रूप से जमी हुई फ्रोजन सलामी का एक पैकेट, इसमें कोई बर्फ के क्रिस्टल या पाले की निशान नहीं है, यह किस बात का संकेत करता है ना, यह किस बात का संकेत करता है? पहला कि द पैकेज हैज बीन सब्जेक्टेड टू स्लो फ्रीजिंग। दूसरा कि द पैकेज हैज बीन सब्जेक्टेड टू अ क्विक फ्रीजिंग प्रोसेस। तीसरा कि द पैकेज हैज बीन थॉड एंड फ्रोजन। चौथा है कि द फ्रीजर स्टोरेज टेम्परेचर इज
टेम्परेचर इज टू है ना। तो द पैकेज ऑफ फ्रोजन सलामी फ्रोजन सॉलिड विथ नो विजिबल आइस क्रिस्टल्स और अ फ्रंट इन द पैकेट इंडिकेट्स दैट है ना, इंडिकेट्स दैट द पैकेज हैज बीन सब्जेक्टेड टू क्विक फ्रीजिंग प्रोसेस। इस क्विक फ्रीजिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लायोफिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लायोफिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो उसका क्या है, इंडिकेशन है, उसमें यही चीज क्या देखने को मिलती है, ठीक है। इफ देयर इज अ इफ देयर वर आइस क्रिस्टल्स और अ फ्रोस्ट, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि देयर वर है ना नो विजुअल आइस क्रिस्टल्स और फ्रोस्ट। यदि नो विजुअल आइस क्रिस्टल है तो क्या हो गया, क्विक फ्रीजिंग प्रोसेस हो गया। लेकिन यदि विजुअल आइस क्रिस्टल होते तो क्या होता, वो हो जाता थॉर्ड और रिफ्रोजन है ना। थॉर्ड और रिफ्रोजन कहाँ पे लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे नो की जगह नो शब्द यदि हट जाएगा तो ऑप्शन तुम्हारा सी हो जाएगा, लेकिन नो लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अभी नो लगा है तो हमारा राइट आंसर क्या है, क्विक फ्रीजिंग। नो नहीं लगा होता मतलब आइस क्रिस्टल दिख रहे होते, मतलब क्या हो जाता, थॉर्ड एंड रिफ्रोजन, ठीक है। अगला, द सेफेस्ट वे टू थॉ फ्रोजन पोल्ट्री विच नीड्स टू बी कुक्ड इमीडिएटली इज टू है ना, कि जमी हुई पोल्ट्री जिसे तुरंत पकाना है सुरक्षित रूप से पिघलाने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, ठीक है। पहला कि कीप इट प्रॉपरली कवर्ड ऑन द किचन काउंटर, टू प्लेस इट ऑन अ बॉल ऑफ वाटर इन दी सिंक, टू कीप इट इन द क्लोज्ड किचन कैबिनेट। चौथा है कि थॉ इट इन माइक्रोवेव ओपन है ना। वापस से लिखा हुआ, द सेफेस्ट वे टू थॉ फ्रोजन पोल्ट्री विच नीड्स टू बी कुक्ड इमीजिएटली, कि आपके रेफ्रिजरेटर में एक फ्रोजन पोल्ट्री मीट रखा हुआ था है ना, आप उसको क्या चाहते हैं, तुरंत अभी पकाना चाहते हैं। तो यदि आप तुरंत उसको पकाना चाहते हैं तो उसको पिघलाने की सबसे आसान माध्यम क्या होगी, और सुरक्षित भी होनी चाहिए। तो सबसे आसान और सुरक्षित माध्यम क्या होगा, उसको कहाँ रख दो, माइक्रोवेव ओवन में रख दो, ठीक है। इन सब में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वहां पे लिखा हुआ सेफेस्ट वे, एकदम क्विकली काम करना है अपने को, ठीक है, इमीडिएटली करना है ना। तो यदि सेफेस्ट वे और इमीडिएट मेथड अपनाना है तो कौन सा है, माइक्रोवेव ओवन में क्या कर दो, अपने मांस को रख दो, मिनटों में क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी क्या था, अभी फ्रोजन था, ठीक है। चलो अगला आता है, तो अंडर अच्छा, इसके अलावा एक और मेथड क्या हो सकता है, एक मेथड तो हमने कहा कि भाई माइक्रोवेव ओवन का मेथड हो गया, दूसरा और मेथड उपयोग किया जाता है घरों में, जिनके घर में माइक्रोवेव ओवन नहीं होता है, वो क्या है, कोल्ड रनिंग वाटर मेथड है ना, कि नल से क्या करो, पानी चला दो और उसके ऊपर क्या कर दो, पोल्ट्री मीट रख दो, उसके नीचे क्या करो, पोल्ट्री मीट रख दो और पानी चला दो, ठीक है। क्योंकि पोल्ट्री मीट का टेम्परेचर बहुत कम था और नल के जो पानी रहता है उसका टेम्परेचर क्या था, थोड़ा ज़्यादा था, ऑब्वियसली ज़्यादा था, क्योंकि ये तो ओपन है, ये अभी फ्रिज से निकल के आया है। तो ये जो पानी का बहता हुआ बहाव रहेगा, जब इस मांस में गिरेगा तो धीरे धीरे इस मांस का तापमान क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, और किसके सिमिलर आ जाएगा, इसके सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। जो ऊपर के नल का पानी गिर रहा था उसके समान वो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो एक कोल्ड रनिंग वाटर मेथड होता है, दूसरा क्या होता है, माइक्रोवेव मेथड होता है ना, क्या होता है, माइक्रोवेव मेथड होता है। अगला, व्हाइल परचेसिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लाईज फिलिंग अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, प्रो फार्मा और फॉर्म इज मैंडेटरी, कि जब आप क्या करते हैं अपने फूड इंडस्ट्री के लिए कोई सप्लायर से क्या कर रहे हैं रॉ मटेरियल ले रहे हैं है ना, कुछ परचेस कर रहे हैं, तो प्रो फार्मा में निम्नलिखित में से कौन सी चीज को फिल करना अति आवश्यक माना गया है ना, प्रो फार्मा में निम्नलिखित में से किस चीज को फिल करना अति आवश्यक माना गया। पहला, नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स, जब कन्फर्म ही नहीं करोगे तो क्या मतलब का, अप्रूव्ड सप्लायर्स लिस्ट, एक सप्लायर को दूसरे सप्लायर को क्यों बताओगे, फॉर्म ऑफ अ गारंटी, फॉर्म ई है ना, फॉर्म ऑफ गारंटी का नाम क्या होता है, फॉर्म ई होता है। तो दरअसल इसी की आवश्यकता होती है ना, किसको फिल करने की आवश्यकता होती है, फॉर्म ऑफ गारंटी की है ना, जो कि मैंडेटरी डिक्लेरेशन फॉर्म है, क्या होता है, मैंडेटरी डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। इसमें सप्लायर का नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ सप्लाई, बैच, लॉट नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये सब मेंशन उसमें ऑलरेडी होता है, ठीक है। अगला, द कंसंट्रेशन ऑफ अ क्लोरीन इन द वाटर यूज्ड टू सैनिटाइज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी है ना, कि धुले हुए फलों और सब्जियों को कीटाणुरहित बनाने के लिए क्लोरीन की सांद्रता उपयोग की जाती है। जैसे ऊपर आपने पढ़ा ना, क्लोरीनेशन किया जाता है वाटर का, वाटर बॉडी का, तो 20 ग्राम लेते हैं आप, कितने के लिए, 1000 लीटर के लिए। वैसे ही यदि आपको धुले हुए फलों और सब्जियों को वो करना है, क्लोरीनेशन करना है, तो उस समय क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो उस समय क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 50 ppm कितनी होनी चाहिए, 50
पार्ट्स पर मिलियन कितनी होनी चाहिए, 50 पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए। क्या यूज होगा, यूज वही होगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, है ना, क्या यूज होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसकी एक रेंज होती है 50 से लेकर के आप 200 ppm तक यूज कर सकते हैं, बट जनरली प्रीफर क्या किया जाता है, 50, जनरली प्रीफर क्या किया जाता है, 50 किया जाता है। लेकिन 50 से लेकर के 200 तक आप यूज कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। यदि किसी इक्विपमेंट को, यदि किसी इंडस्ट्री के इक्विपमेंट को क्या करना है, पैथोजन फ्री बनाना है और क्लोरीनेशन से ही बनाना है, तो उस समय क्लोरीन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1000 ppm, कितना होगा, 1000 ppm। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए कितना, 50 से 200, इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स के लिए कितना, 1000 ppm, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का भी यूज किया जा सकता है, कितना, 3 to 6% यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पैरासिटिक एसिड का, है ना, PEA का भी यूज कर सकते हैं, कितना, 80 से 200 ppm, कितना यूज कर सकते हैं, 80 से 200 ppm का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनका यूज किया जा सकता है, जैसे क्या हो सकता है, विनेगर एसिटिक एसिड का 2 से 5% का सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। फॉर्मेलिन जो कि फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है, उसका 0.5 to 1% का सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। ओजोन का 0.1 to 0.5 ppm इन अ वाटर सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार की चीजों का यूज कर करके आप क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगला, पोर्टेबल वाटर यूज्ड फॉर ऑल फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन शुड बी टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो पोर्टेबल वाटर होता है, पीने योग्य पानी होता है ना, जो डेली यूज पानी होता है, जो नलों से पानी आता है, दैट इज यूज फॉर फूड प्रोसेसिंग, उसको हम फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन उसका हमको क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा कि वो यूजेबल है अथवा नहीं है। तो टेस्टिंग के लिए क्या किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड अलॉट किया गया है उसको। वो इंडियन स्टैंडर्ड जो पोर्टेबल वाटर के लिए अलॉट किया गया वो कौन सा है, तो पोर्टेबल वाटर के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड अलॉट किया गया वो क्या है, IS 10500, कितना है, IS 10500, वो क्या है, पोर्टेबल वाटर का है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का कितना है, ठीक है, IS 10500। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, इसको आप नहीं भी याद रखें तो भी समस्या नहीं है। फूड हाइजीन और कैटरिंग इंडस्ट्री के लिए कितना रखा गया है, 2491, है ना। फूड हाइजीन और कैटरिंग इंडस्ट्री के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कितना है, 2491, ठीक है। पॉलीइथाइलिन के लिए 101 46, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, देखना 7वीं 8वीं क्लास मिलेगी आपको, है ना, वहां पे हमने इसको लगाया हुआ है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। किसके लिए पूछा गया था, ये पॉलीथीन के लिए ही पूछा गया था, ठीक है। तो 101 46। इसके अलावा पॉलीप्रोपाइलिन यदि आप यूज कर रहे हैं, है ना, तो उसमें 109 10 का यूज किया जाता है, IS 10910, है ना, इसका यूज किया जाता है। यदि बर्तन हैं उसमें जो यूज हो रहे हैं फूड प्रिपरेशन में, उनका स्टैंडर्डाइजेशन चेक करना है तो कितना है, 4709, कितना है, 4709, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिफोर स्टोरिंग वॉश्ड एंड स्टेरलाइज इक्विपमेंट यूटेंसिल्स दे शुड बी, है ना, कि जो स्टेरलाइज वो होते हैं, उपकरण होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं किचन में जो प्रयोग हो रहे हैं, है ना, रसोई में, उन सब को धुले और कीटाणु रहित किए गए उपकरणों और बर्तनों को रखने से पहले क्या करना चाहिए, पहला, वाइप्ड ड्राई विथ किचन क्लॉथ, कि भाई किचन के कपड़े से क्या उनका क्या करना चाहिए, सुखा देना चाहिए, पूरा पानी खत्म कर देना चाहिए उनका। दूसरा आता है हमारा इसमें कि ड्राइड विद द टिश्यू पेपर और पेपर टॉवल्स, टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल का यूज करके उनको क्या करना चाहिए, सुखाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तीसरा, अलाउड टू एयर ड्राई इन अ परफोरेटेड रैक और अ बास्केट, है ना, कि जो परफोरेटेड रैक या बास्केट होता है, छिद्रदार रैक बास्केट होता है, उसमें एयर ड्राई करने के लिए रख देना चाहिए। चौथा है, प्लेस डैम्प अपसाइड डाउन ऑन देयर लिड्स, है ना, गीले अवस्था में क्या करना, उनको उल्टा रख करके रख देना चाहिए, ठीक है। क्या निम्नलिखित में से सही है, तो यदि स्टेरलाइज इक्विपमेंट यूटेंसिल्स हैं, उनको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, उनको परफोरेटेड रैक में रख देंगे। किचन में रैक होती है कि स्टील की, है ना, जो दहेज में मिलती है, तो वो जो जो उसको क्या कर देना है, परफोरेटेड रैक में रख देना है, ताकि क्या हो जाए, एयर ड्राई हो जाए। घरों में सामान्यतः एयर ड्राई के लिए कोई स्कोप नहीं होता है, तो खुली हवा में ही रहता है, वो अपने आप समय के साथ सूख जाता है, ठीक है। तो ये मेथड का उपयोग किया जाना चाहिए, यह क्या है, गुड हाइजीन प्रैक्टिस का एक प्रिंसिपल है, गुड हाइजीन प्रैक्टिस का एक पार्ट है, ठीक है। 19th क्वेश्चन, व्हेन द सेम रेफ्रिजरेटर यूज्ड टू स्टोर रेडी टू ईट फूड, है ना, एंड रॉ मीट
इन विच पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर शुड यू स्टोर दी रॉ मीट। जो आपके घर में क्या होगा, फ्रिज होगा, उससे कई सारे कंपार्टमेंट होंगे। एक क्या होगा, यहाँ पर फ्रीजर होगा जिसमें तुम अपने शाम के 8 बजे के प्रोग्राम के लिए बर्फ जमाते हो, ठीक है। इसके अलावा 3 हिस्से और उसमें होंगे, और इसके अलावा क्या होगा, डोर वाला हिस्सा होगा, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर है कि जब उस फ्रिज में रेडी टू ईट फूड भी है और रॉ मीट भी है, तब किसको कहाँ पर रखेंगे। नहीं, किसको कहाँ पे नहीं रखेंगे, उसमें पूछा रॉ मीट को कहाँ पे रखोगे, है ना। रॉ मीट को उस समय तुम कहाँ पे रखोगे। पहला ऑन द अपर मोस्ट शेल्फ, दूसरा आ जाता है हमारा इसी में कि ऑन द टॉप सेकंड, तीसरा मिडिल, चौथा है कि ऑन दी लोअर मोस्ट शेल्फ, है ना। तो मीट को कहाँ रखा जाएगा, लोअर मोस्ट शेल्फ पे रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा, लोअर मोस्ट शेल्फ पे रखा जाएगा। जो रॉ मीट होता है, मेड विद जूसेस दैट कैन कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया, है ना। इसको इस तरीके से समझो कि ये तुम्हारा क्या है, फ्रिज है, ये फ्रीजर हो गया पहला पार्ट, से दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, है ना। तुमने यहाँ पे क्या रखा, मीट रखा। अब ये जो मीट है, समय के साथ जब ये क्या होगा, फ्रोज होगा, तो इसमें से हो सकता है कि वाटर ड्रॉप्स क्या हो जाए, नीचे गिर जाए, है ना। अब जब ये वाटर ड्रॉप नीचे गिरेंगी तो उनके साथ बैक्टीरिया भी गिरेगा। अब वो बैक्टीरिया तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, रेडी टू ईट फूड, जो तुम्हारा फूड रखा हुआ, ईट फूड रखा हुआ है, उसमें आ जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा खाना क्या होगा, इन्फेक्ट हो गया। लेकिन यदि तुम उसको मीट को यहाँ पे रख दो, तो क्या बैक्टीरिया यहाँ ऊपर जाएगा, नहीं जाने वाला भाई, है ना। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ थोड़े ना यात्रा करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, कि सबसे निचले हिस्से में क्या रखेंगे, मांस मच्छी रखनी चाहिए। घर में यदि तुम नहीं करते हो तो ऐसा करना चालू कर दो, वरना अस्पताल में मिलोगे, ठीक है। चलो अगला आता है, टॉप सेल में क्या रखेंगे, रेडी टू ईट फूड रखेंगे, सबसे ऊपरी में रेडी टू ईट, है ना। मिडिल में क्या रखेंगे, डेयरी प्रोडक्ट और कुक्ड फूड रखेंगे। बॉटम सेल्फ में क्या रखेंगे, सबसे निचले में रॉ मीट, पोल्ट्री, फिश, ये सब, है ना। और जो ड्रॉर रहता है, दरवाजा रहता है, उसमें क्या रख देंगे, सब्जियां रख देंगे, ठीक है। अगला आता है कि टू इनेबल अटमोस्ट हाइजीन द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इन दी मोस्ट प्रोसेसिंग यूनिट एट ऑल द इंस्पेक्शन पॉइंट शुड अनट बी लेस देन, है ना, कि अत्यधिक स्वच्छता के लिए मीट प्रसंस्करण इकाई में सभी निरीक्षण बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कितने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है, एफएसएसआई के रेगुलेशन से, हाइजीन वाले रेगुलेशन से एक लिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। उस लिस्ट के हिसाब से बात करें, है ना, उस लिस्ट के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिकमेंडेड लाइट इंटेंसिटी दी हुई है। लाइट इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, लक्स होती है। क्या होती है, लक्स होती है। दूसरी यूनिट क्या होती है, फुट कैंडल्स होती है। दूसरी यूनिट क्या होती है, फुट कैंडल्स होती है। वैसे ही जैसे लंबाई की क्या होती है, लंबाई क्या होती है भाई, मीटर किलोमीटर, है ना। वैसे ही लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, लक्स या फिर फुट कैंडल होती है। अब आता है कि ऑल इंस्पेक्शन एरिया जो है उसकी कितनी होनी चाहिए, 540 लक्स होनी चाहिए या 50 फुट कैंडल होनी चाहिए। यदि वर्क रूम है तो उसकी 220 लक्स होनी चाहिए या 20 फुट कैंडल्स होनी चाहिए। कोई अदर एरिया है, मतलब इंस्पेक्शन एरिया और वर्क रूम के अलावा कोई और एरिया है, तो 110 लक्स और 10 फुट कैंडल होना चाहिए। क्वेश्चन में आओ वापस से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि द इनेबल टू इनेबल अटमोस्ट हाइजीन टू इंटेंसिफाई द लाइट इन दी मीट प्रोसेसिंग यूनिट है, क्या कह रहा है, एट ऑल द इंस्पेक्शन पॉइंट्स। प्रोसेसिंग यूनिट किससे संबंधित है, इंस्पेक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, इंस्पेक्शन से। और इंस्पेक्शन एरिया के लिए यहाँ पे कितना रखा गया है, 540 लक्स या 50 फुट। तो व्हाट इज द राइट आंसर, 540 लक्स या 50 क्या हो जाता है, फुट कैंडल्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ए, है ना। राइट आंसर क्या है हमारा, ए, ठीक है। चलो 121वां क्वेश्चन है आज का 21वां, टोटल 121वां। द एंटी केकिंग INS 536 यूज्ड इन आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट रिफर्स टू, है ना। एक एंटी केकिंग एजेंट यूज किया जाता है, उसका कोडिंग है INS 536। अब वो पूछ रहे हैं कि इस INS 536 का नाम क्या है, जिसका यूज कहाँ पे होता है, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट में यूज होता है, ठीक है। अब तुमको INS 536 नहीं पता है, बिल्कुल पता हो ही नहीं सकता है, मैं लिखित गारंटी देता हूं कि तुमको पता हो ही नहीं सकता है। लेकिन तुमको एक चीज पता होनी चाहिए, वो ये है कि एंटी केकिंग एजेंट जो कि आयोडाइज्ड सॉल्ट में यूज होता है वो कौन सा है। एंटी केकिंग एजेंट जो आयोडाइज्ड सॉल्ट में यूज होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, वो तुमको ये पता होना चाहिए। INS 536 तुम याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट को लेकर के बात करें, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट में जो एंटी केकिंग एजेंट यूज होता है वो क्या होता है, सोडियम फेरोसाइनाइड। क्या होता है, सोडियम फेरोसाइनाइड। कहाँ दिया भाई, पहले अच्छा पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिया है ना हमको, क्या दिया हुआ इन्होंने,
पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिया हुआ है तो कोई समस्या नहीं ना भाई, है ना। हम सोडियम की जगह क्या लगा देंगे, पोटेशियम लगा देंगे, क्यों, सॉल्ट ही तो चेंज हो रहा है, हमको मतलब फेरोसाइनाइड से है, हमको मतलब फेरोसाइनाइड, जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे पहले उनको इतनी बेसिक समझ होगी, ठीक है। हमको मतलब फेरोसाइनाइड से, मेन कंपाउंड से, मेन कंपाउंड फेरोसाइनाइड है ना कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्या है, बस एक सॉल्ट फॉर्म है। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया, पोटेशियम सॉल्ट दिया गया है। यदि सोडियम सॉल्ट होता तो आप सोडियम सॉल्ट भी लगा सकते थे, ठीक है। तो सोडियम फेरोसाइनाइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा सोडियम फेरो साइनाइड जो कि आयोडाइज सॉल्ट में यूज हो रहा है ना, तो वो हो गया अल्टरनेटिव। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पे यूज होते हैं, सेम ही बात लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा और एंटी केकिंग एजेंट क्या होते हैं, तो एंटी केकिंग एजेंट में ये जो आयोडाइज सॉल्ट में यूज होता है, इसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है जो कि स्पाइसेस में और मिल्क में, पाउडर में और सॉल्ट में यूज होता है। कैल्शियम सिलिकेट होता है जो टैबलेट सॉल्ट में यूज होता है, बेकिंग पाउडर में यूज होता है। मैग्नीशियम सिलिकेट होता है जो कि टेल्कम पाउडर होता है, टैल्क होता है ना, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, च्यूइंग गम में उसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेंटोनाइट होता है जो विनेगर प्रोडक्ट में यूज होता है। तो ऐसे ढेर सारे क्या होते हैं, एंटी केकिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एंटी केकिंग एजेंट क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो लंप फॉर्मेशन होता है, जो जब आटा गूंथते हो तो लंप बन जाते हैं, गोले बन जाते हैं छोटे छोटे, है ना, बध जाते हैं, उनके अंदर कुछ गैस भरा जाती है, तो जो लंप फॉर्मेशन होता है ये नहीं बनने देते हैं। एंटी केकिंग एजेंट क्या है, लंप फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। लंप फॉर्मेशन सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या जानने का, जब तुम घर में क्या करते हो, सूजी का हलवा बनाते हो ना, तो सूजी का हलवा क्या करो, भूंजो, उसमें फिर क्या कर दो, पानी डाल दो जब भूंज जाए तो, ठीक है। और उसमें जब पानी डाल दोगे और पानी अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो उसमें क्या होने लग जाएगा, लंप बनेंगे। और वो लंप के बनने की वजह से क्या होता है, वहां अंदर गैस बनती है ना, हलवे के नीचे, और वो फट फट फूटने लग जाता है, ठीक है। यदि तुम उसके पास खड़े हो तो तुम्हारे को गिरेगा ना हाथ में, और जल जाओगे, ठीक है। दूर खड़े रह के बनाना आपसे, ठीक। चलो अगला आता है, एफएसएसआई ने इसका यूजेस कितना बताया है, 10 mg पर केजी के हिसाब से उसका यूज बताया हुआ है, लिमिट बताई हुई है, ठीक है। 122वां, ऑल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड एट द टेम्परेचर बिलो 6 डिग्री सेल्सियस, आइडियली एट -18। दूसरा है कि बिलो 1 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डिग्री सेल्सियस विच हैज बीन फिक्स एंड इज सेम फॉर ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके अलावा विच विल वेरी फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तुम कैसे कह सकते हो कि मट्ठे को भी उसी टेम्परेचर में स्टोर करोगे जिस टेम्परेचर में दही स्टोर करोगे उसी में पनीर, जिसमें पनीर वही चीज, ये सब का टेम्परेचर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। यदि रॉ मिल्क है और अनपास्चुराइज्ड है तो 4 डिग्री सेल्सियस में स्टोर होता है। यदि पास्चुराइज्ड है तो 2 से 4 के बीच में स्टोर होता है। यदि दही और लस्सी है तो 4 से 8 के बीच में स्टोर होता है, ठीक है। तो यह टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। आइसक्रीम, फ्रोजन फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट हैं तो -18 में स्टोर होते हैं, है ना। यदि चीज है तो 15 में स्टोर होता है। यदि यूएसटी मिल्क अनओपन्ड है तो रूम टेम्परेचर में रख सकते हो 6 महीने के लिए। यदि वो ओपन हो गया है तो फिर 4 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हो 3 दिन के लिए मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तरीका होता है स्टोर करने का, ठीक है। सबके लिए टेम्परेचर अलग रहेगा। द बेस्ट वे ऑफ ड्राइंग वॉश्ड हैंड्स इन अ फूड प्रोसेसिंग प्लांट इज बाय यूजिंग, है ना, कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है। देखो, इस प्रश्न का उत्तर इनके टेस्ट उसमें आंसर में गलत दिया हुआ है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको करेक्ट नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया, भगवान मालिक है, ठीक है। खैर, पहला है कि योर पर्सनल हैंकी, है ना, कि भाई तुम्हारे जेब में जो रुमाल डली उसको निकालो, उसी पोंछो, उसे डाल दो, फिर निकालो, फिर पोंछो, फिर डाल दो। दूसरा, हैंड ड्रायर, है ना, ये आपने देखा होगा संडासों में लगा रहता है, घूसर खानों में, ठीक है। इसके अलावा रोलर टॉवल, है ना, कि वहीं जो हाथ धुलने का वो होता है, बेसिन होता है, उसके ऊपर एक टॉवल टंगी होती है, उसमें पोंछो, सब उसी में पोंछ रहे होंगे फिर तो, है ना। इसके अलावा डिस्पोजेबल पेपर टॉवल्स, ये क्या होना चाहिए, टिश्यू पेपर जैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे, है ना। देखो, बेस्ट वे क्या है, डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल्स है, लेकिन आंसर में क्या दिया गया है, आंसर में दिया गया है हैंड ड्रायर। क्या दिया गया है, हैंड ड्रायर। हम ये समझते हैं कि हैंड ड्रायर क्यों गलत है और डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल क्यों सही है, ठीक है। तो इन फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हाइजीन एंड कंटामिनेशन कंट्रोल के लिए हम क्या है, ये सब काम करते हैं। क्यों ऐसा होता है जिसमें हम हैंड ड्रायर को प्रीफर नहीं करते हैं। पहला, एयरबोर्न कंटामिनेशन, जब हैंड ड्रायर जो है, जब वहां पे वो ड्राई करने के लिए हवा ब्लो करेगा, हवा निकालेगा, तो उस हवा के कांटेक्ट के कारण क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलेंगे।
उस हवा से आने वाले कांटेक्ट के कारण क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलेंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, फैलेंगे, जिससे कंटामिनेशन फैल सकता है, इसलिए उसको यूज नहीं करना है। इससे क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क रहता है, ठीक है, कि मेरा कंटामिनेशन तुम पे, तुम्हारा उस पे, है ना। इसके अलावा स्लोअर ड्राइंग होती है, कब तक हाथ उसके नीचे रखें, कब सूखेगा भाई, है ना। तो ये समस्या है। लेकिन इसके जगह पे यदि हम क्या यूज करते हैं, डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल यूज करते हैं, मतलब उसको एक बार यूज किया और फेंक दिया, तो भाई तुरंत वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई रिस्क नहीं होता है, किसी के संपर्क में नहीं आते हो, और एयरबॉर्न माइक्रोब क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, है ना, और फेंक दिए तुमने उसको, बात खत्म। खैर, अगला आता है 124 में, स्टफ्ड आलू पराठा, है ना। एक आलू पराठा है जिसमें 3 ग्राम प्रोटीन डला हुआ है, 8 ग्राम फैट डला हुआ है, 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डला हुआ है, 2 ग्राम क्या है, 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ऑफ विच 2 ग्राम इज अ फाइबर, ठीक है। तो देखो वापस से 3 ग्राम क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, 8 ग्राम क्या हो गया, फैट हो गया, 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें से 2 ग्राम क्या है, हमारा फाइबर है। 24 ग्राम में से पहले 22 ग्राम बाहर निकाल लो, 22 ग्राम क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, 2 ग्राम क्या है हमारा, फाइबर है, ठीक है, 2 ग्राम फाइबर है। अब पूछ रहा है कि विल प्रोवाइड हाउ मच कैलोरीज, है ना, कितनी कैलोरी निकलेंगी। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी निकलती है, 4, तो 3 गुणे 4 कर लो, 4×3 = 12, ठीक है। और 1 ग्राम फैट से कितना निकलता है, 9 कैलोरी, और 8×9 = 72 कर लो, ठीक है। 22 वो है यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना निकलता है, वही हमारा 4, तो कितना हो गया हमारा, 22×4 = 88 हो गया। अब आता है फाइबर में। फाइबर में मैंने पढ़ाया है कई बार कि फाइबर से फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन फाइबर चूंकि डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर फाइबर से कोई एनर्जी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज डाइजेस्ट ही नहीं होती है उससे कोई एनर्जी मिलेगी नहीं। तो चलो मैं अभी कहता हूँ कि फाइबर को तुम साइड में रख दो, उसको फाइबर को ऑप्शन में मत जोड़ो। तो कितना हो गया अभी, 88 12 कितना हो गया, 88 और 10 सॉरी 80 और 10 90 और 100, ये हो गया हमारा, और कितना हो गया, 112 हो गया, ठीक है, 112 हुआ ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, वापस से कैलकुलेशन बैठा लें। अच्छा वापस से कि अभी फाइबर वाली कहानी समझा देता हूँ। फाइबर वाली कहानी में क्या होता है, इसको समझ लो। हमने कहा कि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन यदि फाइबर फर्मेंटेड है तो, यदि फर्मेंटेड फाइबर है तो डाइजेस्ट हो जाएगा। और यदि फर्मेंटेड फाइबर है और डाइजेस्ट हो गया तो एनर्जी भी देगा। लेकिन फाइबर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से बात करें तो क्या 1 ग्राम से 4 यूनिट 4 कैलोरी मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्मेंटेड फाइबर कितनी देता है, 2 यूनिट, 2 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 2 कैलोरी पर ग्राम। तो सबकी यूनिट अभी हमको पता चल गई। कार्बोहाइड्रेट से कितना हो गया, 4 कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन से 4 कैलोरी पर ग्राम, फैट से 9 कैलोरी पर ग्राम, और आपका इसमें फर्मेंटेड फाइबर से कितना हो जाता है, 2 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब उसके हिसाब से आप क्या कर देंगे, अपना हिसाब लगा देंगे। प्रोटीन से कितना मिल गया, 12 मिल गया, फैट से 72 मिल गया, है ना, और कार्ब से कितना मिल गया, अच्छा इसमें 8 9 72 लिखना था ना, वही तो हिसाब गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। फैट से कितना मिल गया, 88 मिल गया, कार्ब से कितना मिल गया, 84 मिल गया, 176 हो गया, राइट आंसर, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। इसेंशियल नॉन इसेंशियल पूरी कहानी हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। व्हाट इज द राइट आंसर, टायरोसिन। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं। मेन ग्रुप क्या होता है, अमाइन होता है, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, और क्या होता है, साइड चेन होती है, क्या होती है, साइड चेन जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की वो दी हुई है, लिस्ट दी हुई है ना। ये दोनों क्या है, नॉन इसेंशियल ही है। ये जो कंडीशनली इसेंशियल लिखा हुआ है, इसको तुम नॉन इसेंशियल ही मान के चलो, कभी इसेंशियल होता ही नहीं है, ठीक है, हमेशा नॉन इसेंशियल ही रहेगा, ठीक है। तो 9 क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, 11 क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं, 2 क्या होते हैं, अनस्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 20 होते हैं, 2 कैसे होते हैं, अनस्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, है ना। 20 स्टैंडर्ड और 2 अनस्टैंडर्ड, ये सब पढ़ाया हुआ पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर ग्रुप साइड चेन क्या क्या हो सकती है, या तो हाइड्रोफोबिक हो सकती है, पोलर अनचार्ज हो सकती है, एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक। तुमको पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द अमाइनो एसिड एसिड इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। वो 3 होते हैं, कौन कौन से, फिनाइल एलालीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, है ना। क्या होते हैं, फिनाइल एलालीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। एरोमेटिक क्या होते हैं, वो जिनमें क्या होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है।
ये आज का हमारा क्या था, पूरा क्लास था, जिसमें हमने क्या किए, बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा करी। इन बहुत सारे प्रश्नों के तहत प्रश्न क्रमांक 21 तक हमने सॉरी 125 तक हमने चर्चा करी। अब इस पेपर में है ना, अब इस पेपर में प्रश्न प्रश्न क्रमांक 126 से लेकर के 150 तक के प्रश्न बचे हुए हैं, जो कि इस पेपर के आखिरी प्रश्न हैं, है ना। इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।